नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दीपावली पर दुल्हन से सजी अयोध्या, आज फिर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 26 लाख दीपक और 2100 लोगों की महाआरती से गूंज उठी राम की नगरी। पीएम मोदी बिहार चुनाव में फूकेंगे जान, 4 दिन में करेंगे 12 बड़ी रैलियां। समस्तीपुर, सासाराम, गया, भागलपुर से लेकर पटना तक में कई बड़ी रैलियों का होगा आयोजन। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में फूट, जेएमएम महागठबंधन से अलग। पशुपति पारस भी उतरे अकेले, तो ओवैसी ने जारी कर दिए 25 उम्मीदवारों के नाम। टिकट ना मिलने से फूट फूट कर रोए आरजेडी नेता मदन शाह, कुर्ता फाड़ कर बोले करोड़ों की हो रही डिमांड। रो रो कर बताई अपनी कहानी, लालू आवास के बाहर किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान पाकिस्तान में सीज फायर, कतर और तुर्की ने की मध्यस्थता, हिंसक झड़पें भी रुकी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अयोध्या दीपोत्सव की। इस बार का दीपोत्सव अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगा रही है, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रशासन और सामाजिक संस्थानों की संयुक्त पहल से ये आयोजन भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम बनेगा। पिछली बार 1151 लोगों ने सामूहिक रूप से सरयू की आरती कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। इस बार ये आयोजन उससे भी दोगुने स्तर पर किया जा रहा है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक भक्ति का नया अध्याय लिखेगा। साथ ही इस दीपोत्सव में 26,11,101 दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। सर, हर साल नया रिकॉर्ड बन जाता है दीपोत्सव के। देखिए, यही तो योगी आदित्यनाथ की महिमा है। क्या अयोध्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से पहले वहां पे क्या हुआ करता था? जिस घाट पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, लोग वहां पे खड़े नहीं हो पाते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी। और आज पूरी दुनिया लालायित रहती है कि क्या तस्वीर वहां से आ रही है उसको देखने के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर वायरल चलता है कि इस बार अयोध्या कैसे दिख रही है। और देखिए, राजनीति का खेल। अखिलेश यादव किस बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो हिंदुओं का इतना बड़ा सेलिब्रेशन उसको मैं बंद करवा दूंगा। यह हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि किस तरह की बातें हिंदुस्तान का विपक्ष करता है। कोई कहता है कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो अयोध्या का राम मंदिर फिर से उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। यह सांसदों के द्वारा कहा जाता है। और इतना बड़ा सेलिब्रेशन, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यह हिम्मत आती कहां से है? तो ये जो हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरीके से जो चीजें कभी कभी होती है तो मन को बहुत दुख पहुंचता है। जी, तो अयोध्या जगमग है और दीपावली के त्योहार में बिहार का चुनावी माहौल भी जगमगा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारी अब अंतिम दौर में है। ऐसे में एनडीए के सभी दल पूरी तरह से प्रचार अभियान में जुट गए हैं और चुनावी मैदान में धाकड़ एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यभर में 4 दिनों में 12 जनसभाएं करेंगे। 23 अक्टूबर को उनके सासाराम, गया और भागलपुर जाने की खबर है। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैलियां करने की योजना है। साथ ही उनका तीसरा दौरा 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में होगा। उसके बाद 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में रैलियों का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी की रैलियां होंगी तो ऑब्वियसली बिहार में और चुनावी रंग निखर कर आएगा। देखिए, 12 रैलियां कम नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की जो रैली की जो लोकेशन होता है वो करीब करीब 10 कंस्टिट्यूंसी को वो कवर कर लेता है।
तो आप देखिए पहुंच कहां से कहां पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्लान सामने आया है कि किस तरीके से वो चाहे सासाराम से लेकर के सीमांचल हो या फिर आप पूरे बिहार को आपने एक मोदी में करने का वो पूरा प्लान आपने तैयार कर लिया। राहुल गांधी का प्लान कुछ नहीं आया अभी तक। राहुल गांधी और उसके बाद ये लोग चुनाव जब हारेंगे उसके बाद कहेंगे कि ईवीएम खराब है, तो वोट चोरी हो गई है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है। मेहनत, यही फर्क है प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे विपक्षी नेताओं में। जी, तो चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है, तो वहीं महागठबंधन को झटका हर दिन लग रहा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्षी महागठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। जेएमएम ने गठबंधन से खुद को अलग करते हुए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। तो वहीं आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने घोषणा की कि उनकी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी। पारस ने स्पष्ट किया कि विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने की उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने मजबूती में ये फैसला लिया है। साथ ही ओवैसी ने भी 25 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सर, ये महागठबंधन तो बिल्कुल टूट गया। देखिए, चुनाव से पहले 3 महीने पहले हम लोग जब डिस्कस कर रहे होते थे बिहार के बारे में, मैं बार बार कहता था कि ये महागठबंधन, कि ये पूरा रेनबो जिसमें जेएमएम भी, पशुपति पारस भी, वामपंथी भी, सीपीआई भी, सीपीआईएमएल भी, वीआईपी भी, कांग्रेस भी और आरजेडी भी, ये नहीं चल सकता। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। क्या हाल है? जेएमएम अलग, पशुपति पारस अलग, कांग्रेस भी अलग है। 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है। दोनों के उम्मीदवार खड़े हैं मैदान में। कहने का मतलब ये है कि ये गठबंधन जो है ये तो अननेचुरल अलायंस था। आप गठबंधन बना रहे हो, किस लिए बनाया गठबंधन? सत्ता पाने के लिए। कहां है आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? हर कोई अपना अलग, किसी को डिप्टी सीएम बनना है इसलिए गठबंधन है, किसी को सीएम बनना है इसलिए गठबंधन है, किसी को पार्टी का विकास करना है इसलिए गठबंधन है, किसी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनना है इसलिए बिहार में गठबंधन है। यह है कहानी। इसलिए टूट फूट रहा है सब कुछ। ये पहले से ही तय था कि नहीं होना है, लेकिन कुछ लोग दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार लोग, अरे महागठबंधन बहुत ही फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये भाई 243 सीटें ही थी। हर पार्टी में विद्रोह हो रहा है। आरजेडी में विद्रोह है, कांग्रेस में विद्रोह है, वीआईपी में विद्रोह है। देखिए, उसका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है उसने इस्तीफा दे दिया, वीआईपी वाला, छोटी सी पार्टी, उसमें भी विद्रोह। तो ये हर जगह ये चीज होना ही नहीं था। ये खामखा इस तरह का जो बुलबुला, इसके लिए स्ट्रांग लीडरशिप की आवश्यकता होती है। एक बड़ा चेहरा होना चाहिए था। लालू यादव अगर उसके सीट्स पे होते तो शायद ये पॉसिबल हो जाता। तेजस्वी यादव के बस में नहीं है कि वो इतने वेरी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग संगठन को एक साथ जोड़ सके और अपने नेतृत्व को उसके ऊपर हावी कर सके, इसलिए ये फेल हुआ है। जी, तो महागठबंधन में तो जबरदस्त दरार पड़ गई है और ये गठबंधन बस अब नाम का रह गया है। साथ ही आरजेडी में टिकट बंटवारे का बवाल बढ़ता जा रहा है। आरजेडी नेता मदन शाह ने टिकट न मिलने से नाराज होकर राबड़ी आवास के सामने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया। वो चीखे चिल्लाए, सड़क पर लेट गए, कुर्ता फाड़ जमकर रोए। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए लेकर टिकट बेचने का गंभीर आरोप भी लगाया। मदन शाह का कहना है कि 1990 से पार्टी से जुड़े होने के बावजूद उन्हें अनदेखा किया गया, जबकि बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया। सर, क्या चुनाव में पैसों का खेल चल रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस में भी यही बात है, आरजेडी में भी यही बात है। ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप का कोई खंडन नहीं कर रहा है। भाई, संजय यादव के ऊपर आरोप लगा, संजय यादव को सामने आना चाहिए ना। क्यों टिकट नहीं मिला? क्योंकि वो यादव नहीं है। तेली को कौन वोट करेगा? तेली को क्यों टिकट दोगे? ये हार्ड रियलिटी है। मदन शाह साहब जो हैं, इन्होंने अपने खेत वेत सब कुछ बेच दिया कि लालू यादव जो है, अरे बाबा, आपको टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप उनके कास्ट कॉम्बिनेशन में आते नहीं हो, उनके अर्थमेटिक में आप फिट नहीं बैठते। रोने से क्या होगा? सड़क पे लौट रहे हैं कि 1990 से मैं ये लालू यादव के साथ है। क्यों थे? लौटने के लिए।
आपके 30 साल की मेहनत का नतीजा यही है कि सड़क पर लौट रहे हो शर्ट फाड़ करके। क्यों भाई, मिलना ही नहीं था। यही बात वो कह रहे हैं ना कि मैं तेली समाज से हूं इसलिए टिकट नहीं दिया। ये बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। ये परिवार से सीटें हटेगी, यादव मुसलमान से सीटें बचेंगी, तब तो किसी और के ऊपर जाएगा। वो अर्थमेटिक है। आप कितना काम कर रहे हो, आपने क्या पार्टी के लिए क्या, कोई वैचारिक पार्टियां थोड़ी है, ये सब पारिवारिक पार्टियां हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है तेजस्वी यादव को या संजय यादव को, उनको सामने आकर के बताना चाहिए कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें तो लालू यादव ने कहा भाई टिकट लड़ो, राबड़ी देवी ने कहा कि भाई लड़ो, तैयारी करो, हमने मेहनत किया, हमने अपने खेत को बेच करके, हमने पैसे लगा करके हमने मेहनत करना शुरू किया। मीसा भारती ने भी कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो, लास्ट मोमेंट में काट दिया गया। तो अगर आप टिकट काट भी रहे हो, मुलाकात तो कर लेते, कोई मिल भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब यह है कि ये इस तरह की घटनाएं अकेली नहीं है। कई सारे लोग तेजस्वी के घर से, लालू यादव के घर से रोते हुए बाहर आए हैं कि उनको आश्वासन दिया गया, फिर उसके बाद टिकट नहीं हुआ। कई सारे लोग कह रहे हैं हमने पैसे भी दे दिए फिर भी टिकट नहीं मिला। तो ये जो है वो बताता है कि इस तरह की पार्टियां जहां कोई सिस्टम नहीं है, जहां कोई सिस्टम नहीं है। कांग्रेस भी उसी तरीके से राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी को। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में वो नरेंद्र मोदी तय करते हैं, वो वहां का जो पूरा का पूरा सिस्टम है अलग है। सिस्टम को ब्रीच करके कोई जो है वहां पहुंच नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये सारी चीजें हो रही है, तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी घातक झड़पों के बीच एक बार फिर सीजफायर पर बात बन गई है। कतर विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने और संघर्ष विराम को आगे भी बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। दरअसल दोनों सरकारों ने वार्ता का नेतृत्व करने के लिए अपने रक्षा मंत्रियों को दोहा भेजा था। यहां दोनों के बीच में संघर्ष विराम पर बातचीत हुई। वार्ता की मध्यस्थता कतर और तुर्की ने की, जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? वो तो बार बार सीजफायर का उल्लंघन करता है। देखिए पिछली बार भी 48 घंटे का सीजफायर था और 48 घंटे के सीजफायर में ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। यह सीजफायर छलावा है। चूंकि इसमें कतर, इसमें तुर्की, इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया। ये पाकिस्तान चिल्लाया कि भाई सीज फायर, सीज फायर। ये मुनीर ने फोन किया कि बचा लो, अब ये बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा है, हमारे लोगों को नंगा घुमाया जा रहा है काबुल के अंदर, हमारे आर्मी वाले को पकड़ के ले गए ये लोग, वीडियो बना रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, उसके बाल जो है उसका शेव कर दे रहे हैं, दाढ़ी उड़ा दे रहे हैं, और वहां पे जो है पाकिस्तान की बहुत भद्द पिट रही है। तो तालिबान के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि आप टेबल पे जाएं। अब बातचीत हो गई कि सीज फायर हो गया है, लेकिन यकीन मानिए ये सीज फायर लागू कराने की ताकत न पाकिस्तान सरकार में है न तालिबान में है। क्यों? क्योंकि मारे जा रहे हैं वहां के अफगानी, अटैक हो रहा है अफगानिस्तानियों, अफगान के सिविलियंस के ऊपर, और सब सिविलियन जो है अपने आप में लड़ाकू हैं। तो ये सीज फायर, ये तो पाकिस्तान को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हमला किया किसकी वजह से? डोनाल्ड ट्रंप के कहने की वजह से। आप प्रेशर डाल रहे हो अफगानिस्तान के ऊपर कि बगराम एयरबेस जो है वापस ट्रंप को चाहिए, उसको ट्रंप को लौटाना पड़ेगा। इस पे कोई बातचीत हुई नहीं, और इसीलिए ये मसला अभी और आगे चलता रहेगा। एक सप्ताह के अंदर फिर से वहां युद्ध शुरू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।